हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर अप्रोच का 31 सेशन, जिसमें हम यूपीएससी के जीएस के चारों पेपर को आंसर राइटिंग के द्वारा कवर करने का प्रयास करते हैं। हमारे इस प्रयास का बेहतर तरीके से लाभ उठाने के लिए इन क्वेश्चंस को अपने स्तर पर लिखकर कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं, जिसका हम आपको इवैल्यूएशन प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इस सेशन में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा जीएस पेपर 1 के कला एवं संस्कृति खंड से। एक क्वेश्चन हम आधुनिक भारतीय इतिहास खंड से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जीएस पेपर 3 के हम सुरक्षा खंड से भी 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 121 है। प्रीवियस 120 क्वेश्चन हम प्रीवियस 30 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके जीएस पेपर 1 के आधुनिक भारतीय इतिहास खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 3 कर्नाटक युद्धों का संक्षिप्त विवरण देते हुए उन कारकों पर चर्चा करें जिनके कारण अंग्रेजों को भारत पर नियंत्रण के संघर्ष में फ्रांसीसियों के विरुद्ध सफलता मिली। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में बताना है और उन कारकों पर चर्चा करनी है जिनके कारण से अंग्रेजों को फ्रांसीसियों के विरुद्ध सफलता मिली। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना और बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो कर्नाटक युद्ध है वह 18वीं सदी में 1746 से 1763 के मध्य फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य सैन्य संघर्ष की श्रृंखला के रूप में लड़े गए। इनको सैन्य संघर्ष की श्रृंखला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत 3 युद्ध इसके अंतर्गत लड़े गए। इसके बाद इन युद्धों में जब अंग्रेजों की विजय हो गई तो इसके पश्चात जो अन्य देशों पर भी ब्रिटिश प्रभुत्व उनका स्थापित हो गए। अब हम बात कर लेते हैं जो इसके अंदर कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत जो 3 युद्ध लड़े गए उनको एक एक करके हम देखते हैं। अगर हम बात करें प्रथम कर्नाटक युद्ध की तो ये 1746 से 1748 के मध्य लड़ा गया। जो यूरोप में जो आंग्ल फ्रांसीसी जो युद्ध चल रहा था उसी का ही विस्तार प्रथम कर्नाटक युद्ध को माना जाता है। इसके अंतर्गत ये तब इसने आग पकड़ी जब अंग्रेजों ने भारत में कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया और इसके बाद क्या प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ, जो पांडिचेरी के जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप मद्रास को घेर लिया। जो मद्रास पर जो अधिकार था वह ब्रिटिश का था, उसे डुप्ले के द्वारा घेर लिया गया। इसके बाद इन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ उसके बाद ओएक्सला चैपले की संधि हुई और इसके अंतर्गत जो मद्रास को डुप्ले के द्वारा घेरा गया था उनको अंग्रेजों को वापस दे दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें द्वितीय कर्नाटक युद्ध की तो ये लड़ा गया 1749 से 1754 के बीच में। ये तब इसकी शुरुआत हुई जब 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो गई और जो कि हैदराबाद के नवाब थे, और फिर उनकी मृत्यु के बाद हैदराबाद के उत्तराधिकार का प्रश्न उठा और उसको लेकर ये युद्ध लड़ा गया। इसके अंतर्गत 2 गुट थे, जिसमें एक तरफ थे चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग, जिनको फ्रांसीसियों के द्वारा समर्थन दिया जा रहा था। साथ ही साथ जो नासिर जंग थे और मोहम्मद अली, उनको अंग्रेजों के द्वारा इनके अंतर्गत समर्थन दिया जा रहा था। इनके बीच में यह संघर्ष चलता रहा और अंततः क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने आरकोट पर अधिकार करने में वे सफल हो गए। इसके बाद जब आरकोट पर इन्होंने अधिकार कर लिया तो उसके बाद पांडिचेरी की संधि हुई 1754 में, जिसमें जो मोहम्मद अली, जिनको अंग्रेजों के द्वारा समर्थन दिया जा रहा था, उनको हैदराबाद के नवाब के रूप में उनको पदासीन कर दिया गया। इसके अलावा जो डुप्ले थे उनको अपना त्यागपत्र देकर फ्रांस वापस बुला लिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तृतीय कर्नाटक युद्ध की तो ये 1757 से 1763 के मध्य ये लड़ा गया। ये जो यूरोप के मध्य जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था उसी का ही विस्तार तृतीय कर्नाटक युद्ध को माना जाता है। अगर हम बात करें भारत में इस युद्ध की शुरुआत की तो अंग्रेजों ने जब 1757 में बंगाल की जो फ्रांसीसी बस्ती थी उस पर कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद बांडीवास की लड़ाई होती है 1760 में, जिसमें जो सर आयरकूट, जो कि ब्रिटिश की तरफ से मद्रास के जो गवर्नर थे, वे मद्रास की रक्षा करने में वे सफलता उन्होंने प्राप्त की। इसके बाद 1763 में आते आते पेरिस की संधि की गई इस संघर्ष के पश्चात और ये युद्ध पेरिस की संधि के साथ समाप्त हो गया, जिसके अंतर्गत जो फ्रांसीसी जो व्यापारी थे भारत के अंतर्गत, उनके जो व्यापारिक केंद्र के जो प्रशासन का जो अधिकार था वह ब्रिटिशर्स को दे दिया गया।
तो ये हमने बात की तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि अंग्रेजों की सफलता फ्रांसीसियों के विरुद्ध कौन से ऐसे कारक थे जिनके कारण उनको सफलता मिली। सबसे पहले अगर हम उसके कारक की बात करें तो जो फ्रांसीसी महाद्वीपीय व्यस्तता में वे थे, जिसके अंतर्गत फ्रांसीसी उस समय जो अपने देश की जो प्राकृतिक सीमाएं थीं उसके लिए वे संघर्षरत थे, साथ ही साथ महाद्वीपीय विस्तार एवं औपनिवेशिक अधिग्रहण की कोशिश में वे लगातार प्रयास कर रहे थे, जिसके कारण से उनका जो अन्य जो यूरोपीय शक्तियां थी उनके साथ संघर्ष हुआ और जिसके कारण से उनको उस संघर्ष के दौरान संसाधन, उनके पास जो सीमित संसाधन थे उन पर लगातार दबाव बढ़ा, जिसके कारण उनकी विफलता हुई भारत के अंतर्गत। लेकिन इसके विपरीत अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो जो ब्रिटिश महत्वाकांक्षा केवल मुख्य रूप से उनका ये था एक लक्ष्य कि उनको औपनिवेशिक विस्तार करना था। उनका जो अन्य जो सीमाओं के साथ उनका ऐसा कोई संघर्ष उसके अंतर्गत नहीं था, जिसके कारण से ये अपने पूरे संसाधन यहाँ की जो इनकी ब्रिटिश महत्वाकांक्षा थी उसको पूरा करने के लिए वे लगा पाए। इसके बाद हम दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो सरकार की प्रणाली भी एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि जो फ्रांसीसी जो सरकार थी वे निरंकुश सरकार थी, सम्राट के व्यक्तित्व पर वह सरकार निर्भर करती थी। जबकि जो ब्रिटेन के अंतर्गत जो सरकार थी वह एक प्रभुत्व और जो एक प्रबुद्ध कुलीन तंत्र होता है उसके द्वारा उसका नेतृत्व किया जाता था। तो इसके कारण से उस जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी दक्षता ज़्यादा थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनियों के संगठन की तो जो फ्रांसीसी कंपनी थी वह राज्य के एक विभाग के रूप में काम करती थी, जिसने शेयर धारकों को लाभांश की गारंटी दे रखी थी, जिसके कारण से इसकी जो वित्तीय स्थिति थी उसको सशक्त करने की लगातार उपेक्षा की गई। जबकि इसके विपरीत जो ब्रिटिश कंपनी थी एक स्वतंत्र वाणिज्यिक निगम था और राजा एवं जो संसद ने कंपनी को सशक्त बनाने में लगातार रुचि ली, जिसके कारण से जो ब्रिटिश कंपनी थी लगातार आर्थिक रूप से सशक्त होती गई, जिसके कारण से व्यापार भी व्यापक हुआ, जिसने भारत में युद्ध लड़ने के लिए इनको पर्याप्त धन उपलब्ध करवाया। इसके अलावा अगर हम इसके फोर्थ कारण की बात करें तो नौसेना की भूमिका भी एक महत्वपूर्ण कारण थी, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान जो फ्रांसीसी जो समुद्री बेड़े थे उनकी जो क्षमता थी उसकी अत्यधिक क्षति हुई थी, जिसके कारण से उनके पास एक भी युद्धपोत वापस नहीं रह गए थे। इसके अलावा जो अंग्रेजों के पास थे वह बेहतर नौसैनिक बल था, जो उन्हें यूरोप के साथ संचार स्थापित करने और सेना को जो भूमि से बल यहाँ पर आपूर्ति करने में वह काफ़ी ज़्यादा दक्षपूर्ण था और सक्षम भी था। इसके अलावा ये नौसेना के कारण ही ये जो कर्नाटक युद्धों में फ्रांस के जो अन्य हिस्सों से अलग थलग करने में भी ब्रिटिशर्स इसी कारण से नौसेना के कारण ही वह सफल हुए। साथ ही अगर हम बात करें तो बंगाल के जो वित्तीय संसाधन थे वह भी अंग्रेजों को प्राप्त होते रहे, जिसके कारण से जो अंग्रेजों की जो वित्तीय क्षमता थी वह उसके अंतर्गत वह बढ़ी। जो दक्कन पे जो डुप्ले की जो राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वे सक्षम नहीं थे, जबकि जो बंगाल था वह न केवल सैनिकों की आपूर्ति करता था और जो कर्नाटक में जो युद्ध लड़े जा रहे थे उसके जो अंग्रेजों का समर्थन देने के लिए जो अंग्रेज जिनका समर्थन कर रहे थे उनकी तरफ से ये सैनिकों की आपूर्ति भी बंगाल के द्वारा की जाती थी। इसके अलावा इसमें जो नेतृत्व था उसमें निरंतरता का अभाव देखने को मिलता है। जो फ्रांसीसी कंपनी थी उसमें जो राज्य का नियंत्रण होने के कारण जो फ्रांसीसी कंपनी के जो गवर्नर थे उनको कभी भी वापस बुला लिया जाता था। जैसे कि जब फर्स्ट कर्नाटक वॉर की अगर हम बात करें सेकंड कर्नाटक वॉर की अगर हम बात करें तो उसमें डुप्ले को वापस जाना पड़ा तो इनको वापस बुला लिया गया त्यागपत्र देकर। तो इस तरीके से एक जो नेतृत्व की जो निरंतरता है वह इसके अंतर्गत शून्य हो गई। जबकि ब्रिटिश के अंतर्गत जो सर आयरकूट थे, जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उनका एक प्रभावी नेतृत्व उनके अंतर्गत जारी रहा। तो ये हमने बात की जो ब्रिटिश की जो सफलता हुई फ्रांसीसी के विरुद्ध भारत के अंतर्गत उन कारकों के बारे में। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के आधुनिक भारतीय इतिहास खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएस पेपर 1 के कला एवं संस्कृति खंड से, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वैदिक धर्म पर श्रमण परंपरा के प्रभाव और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविका संप्रदाय के उद्भव के साथ इसके संबंधों की जांच करें। जिसमें आपको इसका जो आंसर है फिर 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको श्रमण परंपरा के बारे में बताना है और उसके प्रभाव जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविका संप्रदायों के उद्भव में किस तरीके से पड़े, उनके संबंधों की आपको जांच करनी है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें हम श्रमण परंपरा क्या है उसके बारे में चर्चा करते हुए इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। जिसमें श्रमण
एक गैर वैदिक भारतीय धार्मिक आंदोलन था जो प्राचीन वैदिक धर्म के समांतर प्रचलन में आया था। इसकी जो उत्पत्ति हुई वह परंपराओं के जो वैदिक धर्म के अंतर्गत जो परंपराएं चल रही थी उन परंपराओं के उल्लंघन करने और जो वेदों की जो प्रामाणिकता को अस्वीकार करने वाले एक नए दर्शन के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई। इसके अलावा जो प्रमुख जो वैदिक कर्मकांड थे श्रमण परंपरा के विपरीत, जिन्होंने विवाहित घरेलू जीवन को त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के लिए ये तपस्वी के मार्ग को इन्होंने अपनाने के लिए ये प्रेफर करते थे। तो इनका मानना था घरेलू जीवन पर आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल सकती। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आपको तपस्वी के मार्ग पर उस घर को छोड़कर आपको उस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं जो वैदिक धर्म को जो प्रभावित करने वाले जो श्रवण परंपरा किस तरीके से उन्होंने वैदिक धर्म को प्रभावित किया। तो अगर हम बात करें जो श्रमण जो परंपरा थी, उन्होंने वर्ण और आश्रम व्यवस्था की अवहेलना की। इनके जो नायक होते थे श्रमण परंपरा के अंतर्गत, ये जो नायक या भगवान हुआ करते थे वह राजा भी हो सकते थे, व्यापारी भी हो सकते थे और यहाँ तक कि वह शूद्र भी हो सकते थे। इसके अलावा इन्होंने कविता के विषय में जो ब्राह्मणवादी जो मिथक चलते थे, ब्राह्मणवादी जो किंवदंतियां चलती थी, उनका सहारा इनके द्वारा नहीं लिया गया। इसके अलावा श्रवणों ने जो आपके सत्य के अर्थ को सरल बनाया, क्योंकि जन साधारण के लिए जो वैदिक साहित्य था उसके अंतर्गत जो सत्य था उसकी जो अवधारणा थी वह काफ़ी जटिल थी और वह उसको समझने में समर्थ नहीं थे। तो इसके कारण से इनको सरल बनाकर श्रवणों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तनों के वाहक बने जिन्होंने वैदिक दर्शन को चुनौती दी और वैश्यों एवं क्षत्रियों के जो सामाजिक समूह थे उनको उनकी शक्ति बढ़ाने में इन्होंने महत्वपूर्ण प्रयास किया। इसके अलावा ये अधिक लोगों को आकर्षित कर सके, क्योंकि वैदिक धर्म से उनको दूर करने में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि जो वैदिक धर्म था उसके अंतर्गत जो कर्मकांड थे वह काफ़ी जटिल और उसका अनुपालन करना काफ़ी मुश्किल होता था, जिसके कारण से जो उस समय के जो लोग थे वह इनकी तरफ आकर्षित हुए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जैन धर्म के उदय में श्रमण परंपरा की क्या उपयोगिता थी, किस तरीके से ये सहायक हुआ। अगर हम बात करें जैन धर्म की, तो श्रमण परंपरा को जो बौद्ध पूर्व काल की अगर हम बात करें तो उसको एक तरीके से स्वतंत्र धर्म के रूप में माना जाता है जैन धर्म को। इसके अलावा जो जैन दर्शन की जो विशिष्ट विशेषताएं हैं, जैसे कि वह आत्मा एवं पदार्थ के जो स्वतंत्र अस्तित्व में विश्वास करता है। इसके अलावा कर्म की प्रधानता जैन धर्म के अंतर्गत है। एक रचनात्मक एवं सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति असहमति दर्ज कराता है जैन धर्म। इसके अलावा सदाचार एवं नैतिकता जो इस जैन धर्म में बात की जाती है वह श्रमण परंपरा से ही समानता रखती है। इसके अलावा कुछ विद्वानों का मानना है कि जो जैन धर्म की जो जड़ें हैं वे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसके अंतर्गत भी जो अनेक संस्कृतियों के प्रतीकों में वहां पर देखने को मिलती है। लेकिन जो जैन धर्म की जो श्रमण परंपरा का सबसे पहला उदाहरण अगर हमें देखने को मिलता है तो वह जैन धर्म ही इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि श्रमण परंपरा का बौद्ध धर्म के उदय में किस तरीके से वह सहायक हुआ। अगर हम बात करें एक श्रमण के रूप में जो बुद्ध थे, उन्होंने गृह त्याग किया, महावीर निष्क्रमण किया और उसके कारण से जो गौतम बुद्ध ने लगभग मृत्यु आने तक उपवास किया, लगभग उन्होंने कठोर तप किया और अत्यधिक तपस्या एवं काया कलेश को ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने कहा कि ये सब व्यर्थ की चीजें हैं। इसके विपरीत उन्होंने जो सुखवाद और काया कलेश के एक चरम के बीच में उन्होंने एक मध्यम मार्ग उन्होंने स्थापित किया। जो बौद्ध श्रमण थे उन आंदोलनों ने जैनियों के विपरीत जिन्होंने चरम त्याग एवं तपस्या की परंपरा को अपनाया था, उसके विपरीत उन्होंने उदार तपस्वी और जीवन शैली को उन्होंने अपनाने का संदेश लोगों के बीच में दिया। इसके अलावा जो बौद्ध जो श्रमणवादी जो आंदोलन थे, उन्होंने सांसारिकता के पीछे भागने वाले लोगों एवं सांसारिकता को पूरी तरीके से नकारने वाले जो बौद्ध मठवासी थे उनके बीच में पारस्परिक विचार विमर्श हेतु एक संहिता का विकास किया, जिससे दोनों के मध्य निरंतर संबंधों को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा बौद्ध धर्म इस वर्ग के जो श्रमण के जो बाहर के एक प्रतिद्वंदी के आंदोलन के स्थान पर जो शिक्षित वर्ग थे इसी के अंतर्गत श्रमण परंपरा के अंतर्गत, तो उन शिक्षित धार्मिक वर्गों के बीच में वे सुधारवादी आंदोलन के रूप में इसका उदय हुआ। इसके अलावा भ्रमण करने वाले जो श्रमण विचार थे बौद्ध धर्म में जल्द ही परिवर्तित होने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप भिक्षुओं ने पहले वर्षा ऋतु के दौरान बसने का, साथ ही साथ अंततः स्थायी रूप से विहार बनाकर इन्होंने बसने का प्रचलन शुरू कर दिया।
इसके अलावा अगर हम बात करें आजीविकों के उदय में श्रमण परंपरा का सहायक किस तरीके से हुआ, तो जो आजीविकों का जो अर्थ होता है जीवन के जो तपस्वी मार्ग का अनुसरण करना, वे कौन लोग कहलाते हैं? आजीवक लोग कहलाते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो जो मखली पुत्र गोशाल थे उन्होंने श्रमण आंदोलन की शुरुआत की। जो आजीवक जो लोग थे वे संगठित सन्यासी लोग थे जिन्होंने अलग समुदाय का गठन किया और इस पंथ की स्थापना में उन्होंने नियति यानी कि आदेश का सिद्धांत, जो कि सर्वव्यापी नियम से विश्वास के साथ घोर नियतिवादी के आधार पर इन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत ये नियतिवाद को मानते थे। इनका यह मानना था कि हर एक की नियति उसमें निर्धारित होती है जो उसकी जो नियति जो निर्धारित है उसी के अनुसार वह कार्य करता है। तो ये हमने बात की श्रवण परंपरा किस तरीके से सहायक हुई आजीविकों के उदय में। इसके अलावा अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो उपयुक्त दृष्टांतों में निस्संदेह ये कहा जा सकता है कि जो श्रवण परंपरा थी लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को उसने अत्यधिक प्रभावित किया। साथ ही साथ इसने जो प्रारंभिक जो उपनिषद जो आंदोलन थे उसको भी काफी ज्यादा प्रभावित किया। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के कला एवं संस्कृति खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएस पेपर 3 के सुरक्षा खंड से, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड यानी कि आईटीसी क्या है। भारत में आईटीसी स्थापित करने के महत्व और इस संबंध में चुनौतियों पर चर्चा करें। तो इसमें आपको यह बताना है कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स क्या होती हैं और भारत में स्थापित करने में ये किस तरीके से सहायक होगा, साथ ही साथ इससे संबंधित क्या चुनौतियां भारत के समक्ष हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है। सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो इंटीग्रेटेड जो थिएटर जो कमान है एक सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता और एकीकरण की ये परिकल्पना करता है, जिसके अंतर्गत एक संचालन के लिए एक प्रमुख नेतृत्व में एक ही कमान में एकीकृत जो सैन्य परिसंपत्तियां हैं वह कार्य करती हैं, जो कि किसी भी स्थिति में उनकी गतिविधियां हैं उसको निर्देशित और नियंत्रित करने के लिए ये जो एकीकृत कमान होती है वह जिम्मेदार होती है। ये जो विचार नया नहीं है, हाल ही में जो सेकेटकर जो कमेटी थी डिफेंस से संबंधित तो उसके द्वारा इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी, जिसके अंतर्गत नए एकीकृत थिएटर कमान को स्थापित करने की इसके अंतर्गत सिफारिश की गई थी सेकेटकर कमेटी के द्वारा। जो इसमें 3 जो इसके अंतर्गत थिएटर कमान बनाने की बात की गई, जिसमें फर्स्ट थी चीन की सीमा पर जिसको उत्तरी थिएटर कमान, पाकिस्तान की सीमा पर जिसको पश्चिमी थिएटर कमान और समुद्री भूमिका के लिए दक्षिणी थिएटर कमान को स्थापित करने की सिफारिश सेकेटकर कमेटी के द्वारा दी गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भारत के लिए किस तरीके से जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमान होगी वे भारत के लिए किस तरीके से महत्व की होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो संसाधन साझाकरण और संयुक्त संचालन की जो दक्षता है उसको ये इंक्रीज करेगा, क्योंकि अगर हम बात करें संयुक्त संगठन संचालन के जो पहलू हैं वो रक्षा बलों के प्रदर्शन में सुधार करेंगे। साथ ही साथ रक्षा संसाधनों के शांतिकालीन एवं युद्धकालीन जो प्रबंधन को युक्ति संगत इसके अंतर्गत बनाया जा सकेगा और इसमें जो कार्यों का जो दोहराव आता है उसमें कमी आएगी और अपेक्षाकृत व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण एवं निकायों की स्थापना करके संसाधनों का बेहतर उपयोग इसके अंतर्गत सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो सबसे पहला अगर हम इसके महत्व की बात करें तो संसाधनों का साझाकरण और संयुक्त संचालन में दक्षता इसके कारण बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर हम इसके सेकंड महत्व की बात करें तो इससे आप क्विक डिसीजन ले पाएंगे, त्वरित निर्णय ले पाएंगे। जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमान होगी ये अपने कमान को कम से कम निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। साथ ही साथ एक लड़ाकू बल जो कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमान के द्वारा एक लड़ाकू बल तैयार किया जाएगा, उसे प्रशिक्षित करने एवं उसको प्रयोग करने में ये जो बल होगा, इस जो कमान होगी वह पूरी तरीके से स्वतंत्र होगी। साथ ही जो लगातार युद्ध की जो प्रकृति है वह लगातार बदल रही है। अब हम जो सपाट भूमि पर आधारित युद्ध नहीं होते, इसके अलावा जो आज के युद्ध की प्रकृति है वह आपको साइबर क्षेत्र में या अंतरिक्ष क्षेत्र में या मनोवैज्ञानिक योग्यता वाले क्षेत्रों में ये जो प्रकृति है परिवर्तित हो रही है। और ये जो परिवर्तन है उसके लिए हमें जरूरत है कि एक एकीकृत दृष्टिकोण के साथ बलों के बीच में सहयोग एवं तालमेल बनाना हमारे लिए अनिवार्य हो गया है। साथ ही अगर हम बात करें जो हमारी शत्रुतापूर्ण जो सीमाएं हैं पहले से ही जो विद्यमान हमारी जो एलओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ जो वास्तविक नियंत्रण रेखा की जो संभावना है, कई मायनों में जो तीनों सेवाओं के जो संचालन के एकीकरण से रक्षा क्षमताओं जैसे कि हमारी भूमि, वायु और समुद्री क्षमताएं हैं वह उनको बढ़ाने में ये एक महत्वपूर्ण योगदान निभा सकती हैं।
तो ये तो हमने बात कर ली जो इंटीग्रेटेड जो थिएटर कमान होगी भारत के लिए किस तरीके से महत्व की है, लेकिन इसको स्थापित करने में क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो कमान की जो संरचना होगी वह एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो कमान की संरचना में जो स्पष्टता और सबसे बड़ी चुनौती इसके अंतर्गत विशेष रूप से जो सेवा प्रमुख होंगे, साथ ही साथ जो कार्मिक होंगे, जो मशीनरी इसके अंतर्गत होगी, उसकी परिचालन लागत में या परिचालन कमान में कि अस्पष्टता उसमें देखने को मिलती है। तो उसमें स्पष्टता का होना ये एक बहुत बड़ी इसके अंतर्गत चुनौती है। इसके अलावा जो अर्धसैनिक बल के जवानों की हम बात करें या जो हमारे जो इंडियन कोस्ट गार्ड होते हैं, भारतीय तटरक्षक जो बल होते हैं, वे एक तरीके से समान कार्य करते हैं। अतः इनके बीच में आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा का प्रबंधन कैसे किया जाएगा, ये भी एक इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण चुनौती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सैनिकों और उपकरणों के बीच में जो परस्पर संचालन है वह किस तरीके से इसके अंतर्गत सुनिश्चित किया जाएगा, ये भी इसके अंतर्गत, क्योंकि जो निष्क्रिय जो क्षेत्र हैं उनसे सक्रिय क्षेत्रों के बीच सैनिकों और उपकरणों का जो संचालन इसके अंतर्गत कठिन हो सकता है। साथ ही इसमें 3 जो हमारी जो सेवाएं हैं जिसमें थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इसके अंतर्गत जो अंतर सेवा है वह प्रतिद्वंदिता इसके अंतर्गत हो सकती है, क्योंकि भारत में जो समग्र सेना के जो हिस्से के रूप में अगर हम बात करें तो थल सेना का अनुपात अन्य सेनाओं की अपेक्षा में काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण से जो वायुसेना एवं नौसेना के जो छोटे आकार के कारण उनके अंतर्गत आशंकाएं बढ़ सकती हैं और कुछ हद तक उनकी जो प्रासंगिकता है वह भी खत्म हो सकती है। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है वह है निवेश की, क्योंकि इसके अंतर्गत भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होगी और जो सैन्य अवसंरचना जो कि हमारे यहाँ अभी जो कम है उसको भी बढ़ावा देने का इसमें काफ़ी निवेश की आवश्यकता होगी। क्योंकि अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना में जो 45 लड़ाकू स्क्वाड्रन में से केवल 34 ही हमारे पास हैं, जबकि हमें ज़रूरत कितने की है, 45 की। तो इस तरीके की जो सैन्य अवसंरचना में कमी है वह भी इसके लिए एक चुनौती हो सकती है। तो ये हमने बात की जो इंटीग्रेटेड जो थिएटर कमान है उसको स्थापित करने से संबंधित चुनौतियों के बारे में। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो उपयुक्त चिंताओं को दूर करने के लिए, जो हमने चुनौतियों की बात करी, तो उपयुक्त चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने योजना को सुदृढ़ करने एवं सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस के नेतृत्व में 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त भारत की जो रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने एवं मजबूत करने के लिए हमें जीवंत रक्षा औद्योगिक निर्माण परिसर और युद्ध की जो लगातार प्रकृति जो बदल रही है, इसके लिए हमें तकनीकी क्षमताओं को लगातार बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के सुरक्षा खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जीएस पेपर 3 के सुरक्षा खंड से ही है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में नार्को आतंकवाद की समस्या की सीमा पर चर्चा करें, साथ ही साथ इस समस्या का मुकाबला करने और इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय अपनाए गए हैं उसके बारे में चर्चा करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में बताना है, जिसमें आपको नार्को टेररिज्म के बारे में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करें तो हम इसमें बताएंगे कि नार्को आतंकवाद होता क्या है। अगर हम बात करें जो स्वाभाविक यानी कि नार्को को स्वाभाविक कहा जाता है हिंदी में, जो स्वाभाविक आतंकवाद से तात्पर्य ऐसे नशीले पदार्थों एवं आतंकवाद के बीच गठजोड़ से है। साथ ही साथ जो तस्कर जो आतंकवादी होते हैं व तस्कर होते हैं आतंकवादी होते हैं, जो विद्रोही समूह नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए पूर्ण या सीमित पैमाने पर ये एक दूसरे से गठजोड़ कर लेते हैं और इससे उनको जो प्रॉफिट होता है, इससे जो उनको धन का जो प्राप्ति होती है, उस धन का उपयोग विभिन्न देशों के खिलाफ ये सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक दबाव डालने के लिए इनके द्वारा किया जाता है, जिसको नार्को टेररिज्म कहा जाता है। तो जो नशीले पदार्थों से जो ये आर्थिक लाभ कमाते हैं, उसके माध्यम से ये देशों में सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक दबाव डालने के लिए प्रयास करते हैं, वहां पर टेररिज्म फैलाने का प्रयास करते हैं, तो उसको कहा जाता है नार्को टेररिज्म। अगर हम बात करें, ये संपूर्ण विश्व में सुरक्षा हेतु चिंता का एक मुख्य विषय बन गया है। इस संबंध में जो शत्रुतापूर्ण जो पड़ोसियों के साथ जो भारत की भौगोलिक स्थिति है, तो जिसके लिए एक कई आंतरिक एवं बाहरी चुनौतियां भारत के समक्ष इसके लिए खड़ी हो रही हैं। तो इसमें हम जो नार्को आतंकवाद की डेफिनेशन से इसको शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो भारत में नार्को आतंकवाद की समस्या किस स्तर तक है, इसकी अगर हम बात करें तो भारत की जो सीमाएं हैं लंबी हैं, छिद्रित हैं, साथ ही साथ जो तट रेखाएं हैं काफ़ी ज़्यादा
बड़ी हैं। इसके अलावा जो दक्षिणी पश्चिमी जो एशिया का जो गोल्डन क्रिसेंट है और दक्षिणी पूर्व एशिया का जो गोल्डन ट्रायंगल है उसके बीच में भारत की स्थिति पड़ती है। तो यहाँ पर आपको गोल्डन ट्रायंगल देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको गोल्डन क्रिसेंट यहाँ देखने को मिलेगा। इसके बीच में भारत की स्थिति है, तो जिसके कारण से नशीली दवाओं के व्यापार के लिए ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल, अति संवेदनशील हो जाता है। अगर हम बात करें गोल्डन क्रिसेंट की, तो ये 3 देशों को संदर्भित करता है, जिसके अंतर्गत आपका ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसके अलावा अगर हम साउथ ईस्ट एशिया में आए, दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत आए, तो इसके अंतर्गत आपको गोल्डन ट्रायंगल देखने को मिलेगा, जो कि 3 देश जिसमें आपका म्यांमार, लाओस और थाईलैंड को ये संदर्भित करता है। यहाँ ये वे देश हैं जिसमें जो ड्रग्स आदि की जो रीच है वह काफ़ी ज़्यादा है और ये व्यापार में उसके अग्रणी हैं। इसके अलावा अगर हम भारत में समस्या की बात करें, तो आतंकवादी समूहों ने भारत विरोधी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए नशीली पदार्थों के व्यापार से वह सहायता इसके अंतर्गत प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हम अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें, एनसीबी के अनुसार अगर हम बात करें, तो लगभग 15% भारत में जो एनसीबी के अनुसार अगर हम बात करें, तो जो आईएसआई है, जो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसके द्वारा भारत में जो आतंकवादी गतिविधियों पर खर्च किए गए जो धन का 25% है, वह अधिक जो नशीले पदार्थों के व्यापार से ही वह उस धन को वह प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर और जो पंजाब है, वह वहाँ पर जो अलगाववादी जो आंदोलन है वह भी नशीले पदार्थों के धन से ही वित्त पोषित हो रहे हैं। इसके अलावा इस जो रणनीतिक स्थान के होने के कारण विभिन्न आतंकवादी नेटवर्क जैसे कि लश्कर ए तौयबा, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जो कि हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा, इसके अलावा जो ये इनके लिए काफ़ी संवेदनशील हो जाता है भारत की रणनीतिक स्थिति के कारण। साथ ही साथ भारत में जो नक्सलवादी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी ये इस तरीके के व्यापार में संलग्न हैं और अपनी जो वित्तीय ज़रूरतें हैं उनको ये इसके माध्यम से ही पूरा करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हमारे जो पंजाब, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में भी अफीम की खेती के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति, चोरी और जैसे जो व्यापक आपराधिक जो सिंडिकेट हैं उनका पोषण करने वाली जो समांतर जो ब्लैक इकोनॉमी है वह उसको बढ़ावा देने के लिए भी ये जिम्मेदार हैं। और जो अवैध जो नशीले पदार्थ होते हैं उनके उपयोगकर्ताओं में प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणाम की अगर हम बात करें, तो इससे कई सारे मानसिक विकार, मनोविकृति, सड़क यातायात जैसी दुर्घटनाएं, हिंसा एवं नशीली दवाओं का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने के कारण आत्महत्या की घटनाएं और मृत्यु जैसे कारण भी इसके अंतर्गत देखने को मिले हैं। और जो हमारी जो भारत की जो स्थिति है वह हम भारत की जो स्थिति के कारण जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है, यानी कि जननांकीय लाभांश की जो स्थिति में है, ऐसे में जो भारत के लिए जो युवा आबादी काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए भारत के लिए खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हमने बात की भारत में इस तरीके की समस्या की। अगर हम बात करें सरकार के द्वारा इन चुनौतियों के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं उनके बारे में, तो भारतीय जो स्वाभाविक जो औषधि है या मन प्रभावी जो पदार्थ होते हैं, जिसको हम एनडीपीएस अधिनियम इसके अंतर्गत बनाया गया है। और जो एनडीपीएस का जो अधिनियम है ये 1985 में लाया गया, जो कि अवैध ड्रग्स के भंडारण को अपराध घोषित करता है। साथ ही साथ इसके लिए न्यूनतम 10 वर्ष के लिए दंड का प्रावधान एनडीपीएस के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो ड्रग्स और अपराध का जो संयुक्त राष्ट्र का जो कार्यालय है वह दक्षिण एशिया का जो मुख्य कार्यालय है वह दिल्ली में स्थित है और ये इंश्योर करता है कि भारत में और जो इसके जो सदस्य हैं उसके अंतर्गत अवैध ड्रग्स, अपराध और आतंकवादों के जो मुद्दे हैं उसको संबोधित करने में ये मदद करे। इसके अलावा जो भारत ने दक्षिण एशियाई जो क्षेत्रों के साथ द्विपक्षीय समझौते कर रखे हैं, इस समझौते ज्ञापन के अंतर्गत इसमें आतंकवाद का मुकाबला और इसके लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप यानी कि संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया है और एक न्यायिक सहयोग भी इसके अंतर्गत स्थापित करने का प्रयास किया गया है दक्षिण एशियाई देशों के साथ में। इसके अलावा ड्रग नियंत्रण के लिए यूएसए, ब्रिटेन, म्यांमार, अफगानिस्तान और यूएई के साथ भी कई सारे द्विपक्षीय समझौते भारत के द्वारा किए गए हैं। इसके अलावा भारत ने नारकोटिक्स और मन प्रभावी जो पदार्थ पर जो संयुक्त राष्ट्र एवं सार्क सम्मेलन का भी वह भारत एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। साथ ही जो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो नार्को जो उभरते हुए खतरे हैं, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जिससे कि जो जम्मू कश्मीर के जो अलगाववादी समूह हैं
वह इस तरीके की जो गतिविधियां करते हैं उसको इससे निपटा जा सके। तो ये हमने बात की इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या क्या उपाय किए गए हैं। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो जो तालिबान के जो अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद ये चिंता सता रही है कि ड्रग तस्करी में लगातार इजाफा होगा। इसके लिए बहुआयामी एवं समन्वित दृष्टिकोण और समय की मांग के अनुरूप, क्योंकि ये जो सिंडिकेट है वह लगातार काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है, इसके लिए हमें चाहिए कि इसमें हम मल्टी प्रोन अप्रोच इसके अंतर्गत और समन्वित दृष्टिकोण इसके अंतर्गत अपनाएं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के सुरक्षा खंड से। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप इसकी जो हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ है आपका इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपका ऑप्शनल हिंदी साहित्य है तो इसी तरीके की सीरीज हमारी और चल रही है जिसमें हम हिंदी साहित्य के डेली 4 क्वेश्चन डिस्कस कराते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।